नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, आज का आखिरी दिन इस हफ्ते का। और भारतीय बाजारों में आज देखिए नई सीरीज की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर होती हुई 56 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है इस समय निफ्टी 50 में। तो 19,580 के आसपास ट्रेड करता हुआ अब हम करीब 28 पॉइंट दूर है डे हाई से। निफ्टी बैंक का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहाँ पर कितना मोमेंटम देखने को मिला है वो भी समझना ज़रूरी है। तो आधे % का इजाफा इस इंडेक्स में भी 225 अंकों की बढ़त। तो ये कह सकते हैं थोड़े से मजबूत फुटिंग पर अक्टूबर सीरीज़ की शुरुआत होती हुई। मिड कैप साइड पर भी 262 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। 2:1 का रेशियो है। तो कल के एक बहुत ही नरम और मायूस एक्सपायरी के बाद इस नई सीरीज का आगाज तेजी के साथ हुआ है। आज फार्मा काउंटर्स और कुछ सरकारी कंपनियों में ज़्यादा जोश देखने को मिला है। इस समय आप ध्यान देंगे तो बैंकों का योगदान, आईसीआईसीआई एचडीएफसी में अच्छी खासी तेजी, पावर स्टॉक्स में फिर खरीदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी में एक तरफा बिकवाली, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स थोड़े से नरम रहे और उसके बाद हमने देखा है निफ्टी आईटी करीब 322 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। दरअसल उनका गाइडेंस भी बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है, उसी का भार इन सभी आईटी कंपनियों पर। हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर ये करेंगे फोकस और माहौल क्या बन रहा है। तो कल तो सब पॉजिटिव टेरिटरी में थे, आज देखिए मामला कल की एक्सपायरी के बाद फिर से उलट गया है। हालांकि रुचित ने अपने गेन्स को कंट्रोल किया 9.5% तक के, हरीश इनके पीछे थे, आई थिंक 5-6% तक के गेन्स थे, -0.28% के रिटर्न्स पर आ गए और -3% के रिटर्न्स हो गए अरुण कुमार मंत्री के, जो लगभग 2-2.5% तक की कमाई कर रहे थे। अब ओवरनाइट हुआ क्या, इनफैक्ट कल पूरे दिन हुआ क्या और आज की रणनीति क्या रहेगी, उस पर करेंगे बातचीत। आप तीनों का ही स्वागत है। ये एक्सपायरी की मार इतनी भारी पड़ी अरुण? आपका शायद ऑडियो म्यूट पर है। गुड मॉर्निंग हर्षद। देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा था 19,600 होल्ड करना चाहिए एक्सपायरी पे, पर जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट क्रैक हुआ है एक्सपायरी के दिन, उसका असर डबल देखने को मिला। पर अभी भी मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास है। डेफिनेटली मार्केट में करेक्शन काफी अच्छा है, पर ये शॉर्टिंग के लेवल्स अभी भी मुझे लग रहा है अभी नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा ऐसा मिड कैप्स में अभी क्रैक नहीं है जो क्रैक्स आपको फ्रंट लाइन में देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, पर ट्रेडिंग काफी डिफिकल्ट है ऐसे मार्केट में जहाँ 100 पॉइंट ऊपर मार्केट रहता है, अगेन -50 तक नीचे में चला जाता है। तो ट्रेडिंग डेफिनेटली डिफिकल्ट हो रहा है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे मौके अभी भी मिल रहे हैं और मिड कैप्स में अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मोमेंटम जारी रहे। मिड कैप्स में मोमेंटम जारी रहेगा। हरीश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। अगर मार्केट जैसे मैंने कल बोला था 20 डे मूविंग एवरेज निफ्टी ने पार नहीं किया, वहीं से हमने इक्वाली देखने मिला था। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाइसी है मार्केट और सेलिंग प्रेशर क्लियरली दिख रहा है ऊपर लेवल्स पे। हर एक पुल बैक्स पे सेलिंग आ रही है मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि स्लाइटली डाउनसाइड बैस ही रहेगा मार्केट। हायर लेवल्स पे सेलिंग देखने को मिल सकता है कंटिन्यूअसली। पुल बैक्स में सेल करने की कोशिश करें कंटिन्यूएशन में। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा बहुत स्लाइटली अंडर प्रेशर ही रहेंगे। मार्केट्स अंडर प्रेशर रहेंगे। कल जब हमने देखा था कि करीब 19,545 टेस्ट हुआ, फिर साफ था कि प्रेशर बनता दिखाई देगा। आज एक पुल बैक ट्रेड है। अरुण और हरीश से बात करके तो पुल बैक की ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। रुचित, आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग अर्षिता जी। बताइए, मार्केट डेटा तो इतना पॉजिटिव नहीं है। हमने कल जो रोल ओवर्स देखे एफआईएस की तरफ से, लगभग सिर्फ काफी सारी ज्यादातर पोजीशन उनकी जो रोल हो गई है वो शॉर्ट साइड पे ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो 45,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स उनके आउटस्टैंडिंग रहे हैं, लेकिन सामने 1,02,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है। तो जब एफआईएस की इतनी सारी शॉर्ट पोजीशंस है, सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए कंसर्न रहेगा, और जब तक उनकी ये शॉर्ट कवरिंग नहीं आती है तब तक हाई लेवल्स पे फिर से सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। सो मैं यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा, बट यस थोड़े से डिफेंसिव नेम्स है, जैसे हम फार्मास्यूटिकल स्पेस जैसे देख रहे हैं वहां पे मोमेंटम है, ऐसे कुछ डिफेंसिव नेम्स में थोड़ा रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस रहेगा। सो मेरा फोकस ज्यादा डिफेंसिव फार्मा जैसे नेम्स पे रहेगा, और ना बाकी ओवरऑल मार्केट में मुझे लग रहा है कि हाई लेवल्स पे फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ओके, हाई लेवल्स पर दोबारा बाजार फंस सकता है, फिसल सकता है। अब डे हाई के करीब हम बढ़ तो रहे, 19,608 डे हाई था, उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे तो शायद देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अच्छा, आपके जो ट्रेड्स आए हैं, रुचित का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। एक तो एनसीसी के ट्रेड को आप होल्ड कर रहे हैं, राइट रुचित?
वीआईपी में कल एग्जिट बुक किया और आवास में भी कल एग्जिट किया। नया सौदा क्या रहेगा? जी, जैसे मैंने कहा कि फोकस फार्मास्यूटिकल नेम्स पे है, तो सन फार्मा में खरीदारी की सलाह है, जहां पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। आज पहले ही 1 घंटे में काफी अच्छे वॉल्यूम स्टॉक में हुए। करंटली 1160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको 1140 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करे 1220 के टारगेट्स के लिए। का टारगेट रहेगा और 1140 का स्टॉप लॉस। सन फार्मास्यूटिकल्स 2-2.5% तक के गेन्स यहाँ पर बन रहे हैं। अरुण, आपने मेरे ख्याल में अभी अभी आईटीआई में प्रॉफिट बुक किया है या एग्जिट किया है? जी, आईटीआई में मैंने एग्जिट किया। किस लेवल पर? 201.2 के आसपास, 201 के आसपास ही। 201 जो करंट मार्केट प्राइस है। अच्छा, आप फिर आईओबी के साथ बने रहेंगे, राइट? हाँ, आईओबी मेरा एक रिकमेंडेशन हो। नया क्या जोड़ेंगे? देखिए, 2 सेक्टर मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक तो डेफिनेटली रुचित ने कहा फार्मा का अच्छा लग रहा है। सेकंड, मेटल्स में मुझे लग रहा है वहां पे भी मोमेंटम काफी अच्छा है। तो जेएसएल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 469 के स्टॉप लॉस के साथ और 505 का ऊपर में टारगेट। 505 का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सॉरी, 469 का स्टॉप लॉस। 416। अच्छा, शेयर दिखाइएगा प्लीज। तो 770 नहीं, जिंदल जेएसएल, जिंदल स्टेनलेस की बात हो रही है, तो वो स्टॉक आपको रेडार पर लाना है। 505 के टारगेट के लिए तेजी का कॉल है और 416 जिंदल स्टेनलेस दिखाइएगा। हाँ, ये सही स्टॉक है। अब इसका चार्ट दिखा दीजिए प्लीज डायरेक्टर साहब। जेएसडब्ल्यू स्टील दूसरी कंपनी है, जिंदल स्टेनलेस दूसरी कंपनी है। 505 का टारगेट और 469 का स्टॉप लॉस। 481 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 2% ऊपर है, तो इधर कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अच्छा, हरीश के पास जाए इससे पहले एक बार अशोक लेलैंड का स्टॉक, क्योंकि 2 मिनट पहले वो खबर फ्लैश हो रही थी कि गुजरात सरकार से, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से इनको 1282 बसों का ऑर्डर मिला है। तो ये फिलहाल एक अपडेट। अब क्या ये ई बसेस हैं? ई बसेस होती तो और भी एक्साइटिंग रहता, क्योंकि इस समय ज़्यादातर सरकारी कंपनियों को आदेश यही दिया गया है कि आप इलेक्ट्रिक बसेस पे शिफ्ट करें, वहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा, ग्रीन एनर्जी पर फोकस करें। तो ये आपके लिए अशोक लेलैंड 177 कल टूट रहा था, आज थोड़ा सा संभल गया इस अपडेट के बाद। अच्छा हरीश, यूको बैंक और एसजेवीएन के ट्रेड्स को आप होल्ड कर रहे हैं, आप नया क्या जोड़ेंगे? मेरा आज का ट्रेड रहेगा पीएससी एंड सीपीएससी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि गेल मेरा स्टॉक रहेगा आज के लिए। तो करंट लेवल्स पे बाय करना है। 124.10 चल रहा है अभी फिलहाल, तो मेरा टारगेट रहेंगे 131 का और स्टॉप लॉस रहेगा 121। 121 का स्टॉप लॉस और टारगेट 131 का। अच्छा, एसजेवीएन पर मैं आपसे एक व्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि एसजेवीएन में हमने कल परसों एक बहुत तगड़ा मूव देखा है और ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो चार्टिकली अब यहाँ से आप क्या लेवल्स देख रहे हैं, क्या आते हुए दिखाई देंगे? 74 पर तो आज फिर आ गया। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था, फिर से एक बार तेजी के रुख दिखने मिल रहा है। अभी 74.10 पे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि फिर से, जैसे मैंने बताया कि पीएसयू और गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज में थोड़ा बहुत मोमेंटम कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में 78 के 79 लेवल्स तक ऊपर की ओर फिर से देखने मिल सकता है आगे। 78-79 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन क्लियरली हाइड्रो पावर कंपनियों में बहुत ज़्यादा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, इन पर नजरें होनी चाहिए। अच्छा अरुण, आप वैसे एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, जिंदल स्टेनलेस के साथ दूसरा कुछ आइडेंटिफाई किया है क्या? ये एक और एरिस लाइफ साइंसेस में मुझे लग रहा है वहां पे भी बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 905 के आसपास चल रहा है, तो 888 के स्टॉप लॉस है, उसको बाय करने की सलाह रहेगी। 990 का ऊपर में टारगेट। 990 का टारगेट। एरिस लाइफ साइंसेस 6.5% ऊपर, एक काउंटर 888 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह है। रुचित, आप क्या जोड़ेंगे? फिलहाल मैं ये एक ही स्टॉक सन फार्मा ही रखूंगा। Okay. और एक पोजीशन खाली रखो, इनकेस लेटर हाफ में कुछ ध्यान में आएगा तो मैं बाद में ऐड करूँ। तो सेकेंड हाफ का इंतजार रहेगा, लेकिन सन फार्मा के साथ जा रहे हैं और एरिस लाइफ अरुण ने जोड़ा है। इत्तेफाक से आज हम आपको भारत के दवा पोटेंशियल के बारे में ही एक चर्चा का हिस्सा सुनाने वाले थे, क्योंकि अमेरिका के लिए भारत अब सबसे बड़ा दवा सप्लायर बना रहेगा। ये दरअसल हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की एकता बत्रा से खास बातचीत में यूएस FDA के कमिश्नर रॉबर्ट कैलिफ ने कहा है कि भारत में कई प्लांट की औचक जांच भी आगे वो करते दिखाई देंगे।
So will India be a dominant supplier to the US, say 5 years from now? Can we still expect that? I certainly expect that to be the case. I have no doubt about it. And, you know, we're celebrating the 15th year of our India office at the FDA. We have really talented and dedicated team here working with your industry. And I just loved a comment in a visit we made yesterday to one of the firms. I asked the question, how often should we inspect? Because we're going to inspect more. And it's not to punish the industry, it's more to develop a system where there are no surprises on any side. And the answer was, come anytime you want. That's the answer that we'd really like to see. And will those inspections be unannounced? Will it be more independent translators? Because the US FDA seems to be facing that issue when it comes to India as well as China. Announced inspections 12 or 9 weeks in advance, so they have time to prepare, and things such as translators who are not independent. So are those factors going to be considered now? I feel like a real expert here because in my former life, I've been inspected by the FDA multiple times and on the boards of companies that have undergone inspections. And I think a mixture of announced and unannounced is important, and you'll see more unannounced inspections. Because as the gentleman said yesterday in one of the Indian firms, if you're always observing good practice, it shouldn't matter when an inspector comes. It's just your normal routine being observed. And we've seen in India that there's every capability of doing this at an extraordinarily high level. Also mentioned that digital technology could be very important here because a lot of what you need to know to assure that there's high quality now is being monitored within the firms with digital technology. In the future, we should be able to plug right into that digital information and keep track of the quality as we go. Then the inspections are very focused on issues where we may have concerns or want to learn about something. तो भारत का पार्टिसिपेशन यूएस की फार्मा इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ और एक बड़ा सप्लायर भारत उभर कर आ रहा है। चलिए इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक चेक लेंगे हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो की सेहत कैसी दिख रही है आज के दिन, और साथ ही ऑटो बिक्री के आंकड़े, इसका इंतजार रहेगा। मंगलवार को जब हम लौटेंगे तब वो नंबर्स आना शुरू होंगे। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड कई नंबर्स डिस्क्लोज होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस पर भी एक अपडेट आपके लेकर आएंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक और फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। डे हाई पर इस समय 19608 के आसपास निफ्टी इस समय कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक की चाल भी मजबूत हो चली है। अब 284 अंकों का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स में तो जोश है ही, 350 पॉइंट का इजाफा। अच्छा, इस बीच एक खबर आती हुई कि चेन्नई के एक फोरम ने, ये आई थिंक एमसीएक्स से रिलेटेड मामला है, नए और पुराने दोनों सिस्टम को लेकर यहां पर केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। अनुज मेरे साथ हैं। अनुज, आज सुबह में ही हमने सुना कि सेबी ने इनको कहा है कि इस समय लॉन्च ना करें, एक टेक्निकल चेक होने वाला है। आप क्या पकड़ रहे हैं खबर? देखिए, ये जो पूरी की पूरी कहानी है इसको बता देते हैं कि एग्जैक्टली आज एमसीएक्स में हुआ क्या है और ये सारा का सारा मामला है क्या। क्योंकि खबर कल आई कि सारे सिस्टम्स प्लेस में थे और अप्रूवल आ चुका था, सेबी से भी अप्रूवल आ चुका था। ये एमसीएक्स ने क्लियरली लिखा था कि सारे अप्रूवल आ गए हैं और अब वो रेडी हैं 3 अक्टूबर से शिफ्ट करने के लिए। 3 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर छुट्टी है, इसके लिए 3 अक्टूबर से वो शिफ्ट करने के लिए तैयार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज सुबह सुबह एक ये न्यूज़ आ गई कि अभी आप इसको होल्ड करिए। हुआ क्या मामला, मैं पूरा बताता हूँ। एक चेन्नई बेस्ड इन्वेस्टर फोरम है हर्षदा, जिन्होंने ये केस फाइल किया। ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे सोर्सेज से हमें मिली है। चेन्नई के एक फोरम ने एक केस फाइल किया मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने एक केस फाइल किया जो रिलेटेड था पैरेलल रन ऑफ बोथ सिस्टम्स। पैरेलल रन ऑफ बोथ सिस्टम्स मतलब दोनों सिस्टम, आपका पुराना सिस्टम और आपका नया सिस्टम पैरेलली टेस्ट होना चाहिए। पैरेलली टेस्ट होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि लेकिन टेस्ट तो एमसीएक्स कर ही रहा था और एमसीएक्स ने कहा भी था कि मॉक ट्रेडिंग चल रही थी काफ़ी। उन्होंने किया था, दोनों सिस्टम एक साथ टेस्ट किए थे, दोनों सिस्टम पे एक साथ चीज़ें सही हो रही थी, लेकिन वो मॉक ट्रेडिंग में था। ये जो फोरम कह रही है वो ये कह रही है कि अब आप जब 3 अक्टूबर से जाएंगे उसके बाद भी आप दोनों प्लेटफॉर्म रखिए। उसके बाद आप दोनों प्लेटफॉर्म पर लाइव मार्केट में टेस्ट करिए कि दोनों प्लेटफॉर्म पे आपका सब सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये मामला क्योंकि वहां पर गया
तो इसके लिए फिर सेबी ने एक चिट्ठी लिखी MCX को और MCX से जवाब मांगा इस चीज़ के लिए। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि MCX इस चिट्ठी का जवाब 3 अक्टूबर को देगा और उसके बाद एक बार जब MCX से इस चिट्ठी का जवाब आ जाएगा उसके बाद इस मैटर को प्लेस किया जाएगा सेबी की एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है, TAC करके हम उसको बोलते हैं, जो कि डॉक्टर DB पाठक जो पद्मश्री हैं और IIT बॉम्बे के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, उनकी लीडरशिप में ये कमेटी है, डॉक्टर DB पाठक की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये मामला उसके बाद उनके पास जाएगा। अगर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इस मामले को देखकर ओके दे देगी तो ये मामला फिर ओके हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले MCX का जवाब आएगा, सेबी को उससे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को उसको ओके करना पड़ेगा और 16 अक्टूबर को ये केस की हियरिंग है जो मद्रास हाईकोर्ट में। लेकिन अगर सेबी ने अप्रूवल दे दिया तो जरूरी नहीं है कि 16 को पहले ये केस हर्ड हो उसके बाद ही इनको अप्रूवल मिले। अगर सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी सेटिस्फाइड होगी कि हाँ आपके सिस्टम्स इन प्लेस हैं तो वो गो हेड मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं कि वो 16 के बाद ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो 16 के बाद ही मिलेगा। अब ये MCX के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चिट्ठी का जवाब दे और ये सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी उसको अप्रूव करे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोर्स बेस्ड है। हमने MCX से बात करने की कोशिश की, उनको एक लेटर लिखा है, हमने एक ईमेल लिखा है, मेरी कलीग मनीषा जी ने एक उनको ईमेल लिखा है, उसका हम रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो भी उनका रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मामला प्योरली टेक्निकल है, ये मामला जो है ये प्योरली टेक्निकल है। ये जो केस किया गया है चेन्नई के एक इन्वेस्टमेंट फोरम ने केस किया है और उसकी वजह से ये मामला जो है वो अटक गया है। और अब देखते हैं फिर अगर वो लेटर लिखते हैं उसके बाद TAC के पास ये मामला जाएगा, TAC क्या बोलती है उसके बाद ये मामला तो ये जो CFM जो चेन्नई इन्वेस्टर्स फोरम है वो प्राइमरीली ये चाहता है कि अब चालू बाजार में सब लोग अब 63 मून्स वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं, आप नया प्लेटफॉर्म भी शुरू कीजिए तो वहां पर भी देखें कि सौदे ठीक से चल रहे हैं या नहीं। ये बेसिकली इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिहाज से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नए प्लेटफॉर्म पर गए और वो सौदा डला ही नहीं। बिल्कुल, वो उनका यही मानना है कि लाइव मार्केट में ये आप जो है इसको पैरेलल रन करिए और वो पैरेलल रन जब सक्सेसफुल हो, इतनी जल्दी क्या आपको, पैरेलल रन जब सक्सेसफुल हो तो उसके बाद ही जाइए। उसके बाद तो पैरेलल रन MCX कर चुका है, ऐसा नहीं कि MCX ने नहीं किया पैरेलल, पर नॉन ट्रेडिंग आवर्स ने। हाँ, वो मामला सारा का सारा है कि लाइव मार्केट में आप इसको वो करिए और उसके बाद आप दोनों सिस्टम्स को टेस्ट करिए। अगर दोनों सिस्टम्स आपके ठीक ठाक चल रहे हैं और सेबी सेटिस्फाइड है उससे तो फिर सेबी शायद गो अहेड दे दे। लेकिन ऑब्वियसली क्या होगा वो तो हमको बाद में पता चलेगा, जब एक बार वो उनका रिस्पांस आ जाएगा, सेबी की TAC उस मामले को समझ लेगी पूरा, उसके बाद ही इस पे कुछ तो एक प्योरली टेक्निकल मैटर जो इनफैक्ट वो प्रेस रिलीज में भी लिखा गया था, लेकिन अनुज ने आपको एग्जैक्टली समझा दिया है कि हुआ क्या है, क्यों दरअसल CFM में मद्रास हाईकोर्ट गया था और वहां पर केस फाइल किया। स्टॉक आज दरअसल इसी डेवलपमेंट पर 7-7.5% नीचे है। अब देखते हैं MCX की तरफ से क्या जवाब आता है और फिर सभी का क्या स्टांस रहता है इनके नए प्लेटफॉर्म को लेकर। शुक्रिया अनुज। इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 में हम इजाजत लें उससे पहले फटाफट से आपको रिटर्न्स दिखा देते हैं आज, क्योंकि आखिरी दिन है और वॉलेटाइल कल जो मार्केट हुआ था उसमें हमारे जानकारों के रिटर्न्स काफी नेगेटिव भी हुए। तो एक एक करके सबका पोर्टफोलियो और फिर रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अरुण कुमार मंत्री ने एरिस लाइफ साइंसेज और जिंदल स्टेनलेस जोड़े। जिंदल का टारगेट 505 460 का स्टॉप लॉस, एरिस में 990 टारगेट 888 का स्टॉप लॉस। IOB को कैरी करें 50 को 4 के टारगेट के लिए। रिटर्न्स भी देख लेते हैं फटाफट से वो क्या बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय IOB ड्रैग कर रहा है लेकिन 0.28 और 0.22% के रिटर्न्स JSL और साथ ही एरिस की तरफ से बन रहे हैं। रुचित ने एक जगह खाली रखी है, NCC को होल्ड कर रहे हैं। नया जो जोड़ा है ट्रेड वो है सनफार्मा, 1220 का टारगेट 1140 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर उसके भी आ जाएंगे और यहाँ पर NCC अब 3% जोड़ रहा है, कल भी तेजी में था, आज आधे % के आसपास के गेन सनफार्मा में बनते हुए। हरीश ने यूको और SJVN के ट्रेड्स को होल्ड किया है, कैरी कर रहे हैं। एक और PSU कंपनी गेल जोड़ी 131 टारगेट 121 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इधर भी आपके सामने आ जाएंगे और आज के दिन यूको 3.5% नीचे, लेकिन SJVN 2% जोड़ रहा है, आधे % के गेन्स गेल की तरफ से। ओवरऑल रिटर्न की तस्वीर अब तक की क्या बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ पर मुनाफे का मीटर अभी भी रुचित के फेवर में ही टिक करता हुआ 11% के रिटर्न्स इनके। हरीश फिर पॉजिटिव में आते हुए 1.5% की कमाई,
-2.5% के रिटर्न्स अरुण कुमार मंत्री के। लेंगे एक ब्रेक। आप तीनों को ऑल द वेरी बेस्ट। आज दोपहर में ऑफकोर्स 3:20 के आसपास खिलाड़ी नंबर 1 का ऐलान होगा। आप में से विनिंग विजेता से बातचीत भी होगी, लेकिन आपके जो नए ट्रेड्स आने हैं उसका इंतजार भी रहेगा। वो सभी डेवलपमेंट्स CNBC आवाज चैनल और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम शेयर करेंगे। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर आप बने रहें।